start English Bridge Course activity number 18. Now so far हमने जो जो एक्टिविटीज़ लिए हैं या किए हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट थे और आज की एक्टिविटी भी वैसे ही एक है. आज की एक्टिविटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. दैट टू इफ़ यू आर अनअटेंटिव. अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वो भी समझना बहुत आसान होगा. सो व्हाट इज़ टुडेज़ एक्टिविटी अबाउट? हियर अगेन एज यूजुअल आपको दिया गया पैराग्राफ सही से रीड करना है. यू हैव टू रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड द न्यू कंसेप्ट और आइडिया. आज की एक्टिविटी क्या है वही देखेंगे. अब इसके लिए देखो आपके टीचर्स दे विल प्रोवाइड यू सम पैराग्राफ. यू हैव टू रीड इट केयरफुली बिकॉज उसमें से आपको उसकी सेंट्रल आइडिया लिखनी है. नाउ सेंट्रल आइडिया लिखना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सेंट्रल आइडिया यानी क्या? उस पैराग्राफ में आपको क्या दिया गया, जैसे कि यहाँ पे आप जब रीडिंग करेंगे पैराग्राफ को आपको उसकी सेंट्रल आइडिया ढूंढ के लिखनी है. लेकिन रिमेंबर हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया. आपको दिया गया पैराग्राफ कम से कम 5 से 10 लाइन का रहेगा और उसमें से खुद के सेंटेंसेस में लिखना है. रिमेंबर दिस, यू हैव टू राइट दिस ऑन योर ओन. पैराग्राफ में से आप कोई भी सेंटेंस जैसे कि तैसे नहीं लिख सकते बिकॉज सेंट्रल आइडिया का मतलब ही क्या है कि पूरे पैराग्राफ में से आपको क्या आइडिया मिली. जैसे कि हम पोएट्री लिखते हैं, यू लर्न अ पोएट्री. हमने शुरुआत की पोएट्री आपको जो 10th स्टैंडर्ड की हुई होगी, अ टीनेजर्स प्रेयर. उस पैराग्राफ की उस पोएट्री की सेंट्रल आइडिया क्या है? वो पोएट्री आपकी ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टैंजास की है जिसमें 16 लाइन्स है और उसमें से आपने जो सेंट्रल आइडिया है वो हार्डली 2 से 3 लाइन में लिखने हैं. आप जब अप्रिसिएशन लिखते हैं तो व्हाट आपने उसमें टीनेजर्स आपके हेल्प के लिए देखो पोएम मैंने सामने आपकी रखी हो, अ टीनेजर्स प्रेयर. जो 5 स्टैंजा की पोएम है जिसमें ऑलमोस्ट मोर दैन 20 लाइन्स 20 लाइन्स है उसमें ऑलमोस्ट. जे मॉर्स की सामने आपकी रखी हो, अ टीनेजर्स प्रेयर. जो 5 स्टैंजा की पोएम है जिसमें ऑलमोस्ट मोर दैन 20 लाइन्स 20 लाइन्स है उसमें ऑलमोस्ट. जे मॉर्स की पोएम. तो यहाँ पर हम पूरी पोएम देख सकते हैं कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक. आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक. यानी हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में जो आता है वो क्या है? एक नई शुरुआत लाता है. उस दिन मुझे कुछ अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और मेरे डिसीजंस मुझे खुद ही लेने हैं कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है. आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. मुझे वो रास्ता चुनना है जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाए. और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. या फिर शायद मैं ऐसा गलत रास्ता भी चुन सकती हूँ कि जो मुझे क्या करेगा? पूरी तरह से मेरा नुकसान करेगा, डिस्ट्रेस में डालेगा. प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी. हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. सो ओ गॉड, भगवान को प्रे करती है लड़की कि या एक खुदा जो भी है आप मुझे क्या करो, सही मायने में रास्ता बताओ. आप मुझे सही रास्ता बताओ और मेरे अंदर जो बेस्ट है, मेरे में जो खासियत है, मेरी जो अच्छाइयाँ हैं उनके ज़रिए मुझे क्या करो, आप सही रास्ता चुनने में या मेरे लाइफ में सही काम करने में मदद करो. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे. जब मेरे रास्ते में कोई टेम्पटेशन आएगा, टेम्पटेशन मुझे कोई ललचाने वाली चीज़ आएगी, तब मुझे उसको सीधे सीधे ना बोलने में मुझे ताकत दो. क्योंकि वो टेम्पटेशन, वो जो लालच मेरे लाइफ में आएगा वो मुझे क्या करेगा? मुझे भटकाएगा. तो मुझे मेरे दिल, मेरा दिमाग, मेरा बदन मुझे क्लीन रखना है ताकि हर रोज़ मैं फ़िट रहूँ, बॉडी फिज़िकली, मेंटली और अच्छा काम करूँ. एंड देन फर्दर व्हेन माय टीनेज ईयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. और जब मेरी उम्र, यानी मैं अभी जो छोटा लड़का हूँ 13-19 साल का, तो जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, अब्बा की उम्र का, मम्मी की उम्र की मैं जब मैं हो जाऊँगी और तब मैं जब पीछे मुड़ के देखूँगी तब मुझे एहसास होगा कि मुझे मेरे गॉड ने हेल्प किया. इसकी वजह से क्या हुआ है, आज मैं एक अच्छे मकाम पे पहुँचा हूँ. राइट. तो यहाँ पर आपको क्या, इसकी जो थीम हम लिखते हैं ना सेंट्रल आइडिया अप्रिसिएशन में, वही हमको क्या करना है आज सीखनी है कि वो कैसे लिखते हैं. इसी आपको क्यों दिया गया है? रिमेंबर आपको इस ब्रिज कोर्स एक्टिविटी में जो सबक जो एक्टिविटीज़ ले रहे, दे आर ऑल रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स भी है, लेकिन आपको उसमें से सीखने भी का भी है कुछ ना कुछ. तो यहाँ पर बताओ इसका टीनेजर्स प्रेयर की आपको सेंट्रल थीम क्या मिलती है?
कि इसमें जो लड़की है, लड़की बोलने से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो दुआ करता है कि हे भगवान या अल्लाह ओ गॉड कि मुझे क्या करना है, गाइड करो, कि मुझे सही रास्ता चुनना है कि इसमें जो लड़की है, लड़की बोलने से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो दुआ करता है कि हे भगवान या अल्लाह ओ गॉड मुझे इस तरीके से तुम मदद करो कि मुझे क्या करना है, गाइड करो, कि मुझे सही रास्ता चुनना है, मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ में जो जो रुकावटें आएंगी उनको सबको क्या करना है, मुझे टैकल करना है, सारे प्रॉब्लम्स से क्या करना है, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ना है, और इसके लिए मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, सहारा चाहिए। दिस इज़ द थीम। हमको हर एक लाइन लेनी नहीं। कैन यू सी, अभी यहाँ पर मैंने जो कहा वो नहीं है। सो इन इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कैसे बोलूँगी, दैट द गर्ल इज़ प्रेइंग टू द लॉर्ड टू हेल्प हर इन हर प्रोग्रेस एंड ऑल्सो हेल्प हर टू अवॉइड टेम्पटेशन इन हर लाइफ so that she can be successful in her life without any hurdles. That's it. Simple. इसी तरीके से हमको क्या करना है आगे की। अभी आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे, वो करने हैं। देखो अभी आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया है बाहर से, क्या है वो, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड ओके देन विल रीड द पैराग्राफ अगेन. Read the given passage carefully and write its central idea in a sentence. Only one sentence, not more than that. Now ध्यान से पढ़ो. देखो, forgiveness is a choice one makes over and over again. Forgiveness यानी क्या, किसी को माफ़ करना. So माफ़ करना ये एक ऐसी चॉइस है कि जो एक इंसान हमेशा करता रहता है. It can be a fresh perspective for a healthy distance. यानी अगर हम किसी के साथ भी, अगर आपको जैसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव यानी किसी की तरफ देखने का नज़रिया, अगर आपको किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, या फिर किसी को एक बोलते हैं ना थर्ड पार्टी के थ्रू देखना है, तो आपको फॉरगिवनेस आप में होनी चाहिए. आप उसको माफ़ करने की काबिलियत रखते हो, ऐसा होना चाहिए. वो कैसे बोलते हैं, इट इज़ लाइक अ क्वाइट रूम विथ अ व्यू ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. यानी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रूम है कि ये दुनिया के कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी यहाँ पे जो दुनिया में आपको पता है जितनी उलझने रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी, जितने कॉन्फ्लिक्ट झगड़े रहते हैं, उन सबसे परे, उन सबसे ऊपर ये फॉरगिवनेस का क्या है, रूम है, जो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, छोड़ देता है, इनको नहीं लेता, माफ़ कर देता है. कितनी भी उलझन हो, कितना भी आपका झगड़ा हो, रोज़ के अनबन हो, कुछ भी हो, यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. दिस इज़ फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस कैन बी अ गिफ्ट टू योर सेल्फ और टू अदर्स. तो ये जो माफ़ करने की तुम्हारी कुव्वत है, ये फॉरगिवनेस जो है, माफ़ी करना, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक गिफ्ट है, तोहफ़ा है. नॉट ओनली टू यू बट ऑल्सो टू अदर्स, बिकॉज इट मे बी समथिंग यू रिसीव. क्योंकि कभी कभी आपको भी माफ़ी मिलती है जाने अनजाने में, आपके दोस्तों से, आपके पेरेंट्स से, या आपके रिश्तेदारों से. बट इट कैन ऑल्सो बी अ क्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप वेयर वन मस्ट बी केपेबल ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस. और एक ऐसा रिश्ता भी है इसमें कि यहाँ पे आप खुद को माफ़ करने की भी, खुद को भी आपको माफ़ करना आना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉरगिव अदर्स. तो यहाँ पर क्या है, जब आप खुद को माफ़ करते हैं ना, खुद को समझते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है. यहाँ पर बताया गया है कि फॉरगिवनेस क्या है, उसकी मीनिंग बताया गया है, कैसे वो एक दूसरे के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है. इसकी सेंट्रल आइडिया ये है कि माफ़ी करना क्यों ज़रूरी है मेरी लाइफ में या दूसरों के लाइफ में. कैसा ना, तो यही हमारी थीम होगी जो हम लिखेंगे. व्हाट इज़ इट, सेंट्रल आइडिया, दैट द पैसेज डील्स विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन वंस लाइफ एज वेल एज फॉर अदर्स. यानी हमारी खुद की ज़िंदगी में माफ़ करने की अहमियत क्या है और दूसरों के लिए वो कितना ज़रूरी है, यही हमको इस पैसेज में बताया है. ठीक, 5 लाइन को शॉर्ट में लिखा है कि फॉरगिवनेस की मीनिंग तो हमको समझे, लेकिन ये हमारे लिए और दूसरों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये तो हमको ये पैराग्राफ बताता है. राइट, इस पैराग्राफ और एक आपको दिया गया है. सो यू रीड दैट पैराग्राफ केयरफुली. सेंट्रल आइडिया आपको टेक्स्ट बुक में से दिया जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ. एंड देन राइट द सेंट्रल आइडिया इन वंस. मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जस्ट रीड इट प्रॉपरली, सही से पढ़ो. इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट आर फूड चॉइसेस अफेक्ट आवर हेल्थ. यानी साइंस ने प्रूव किया है कि हमारी जो खाने की चॉइसेस है, जो चुनते हैं हम क्या खाने का क्या नहीं, उसकी वजह से हमारी सेहत पर असर होता है. एक ओल्ड कहावत है, सेइंग है, वी आर व्हाट वी ईट इज़ ट्रू,
हम जो खाते हैं हम वही होते हैं, ये सही है। एवरी सेल इन आवर बॉडी इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द फूड वी ईट। हमारी बदन में मौजूद एक एक सेल हमारे खाने से पैदा होता है। इन एडिशन टू आर नरिशिंग bodies, food also affects the quality of our lives, our appearance, our mood, weight, energy and well-being, right? यानी खाना सिर्फ हमारी बॉडी को नरिश नहीं करता, बल्कि ये खाना हमारी लाइफ की क्वालिटी फिक्स करता है, अफेक्ट करता है। हमारा दिखना, हमारे मूड, हमारा वज़न, हमारी एनर्जी और हमारा वेल-बीइंग यानी हमारा हेल्दी होना, इन सब पे हमारे खाने का असर होता है। फ्रेश होममेड फूड विथ 1 or 2 फूड आइटम्स इज़ बेटर देन मैनी डिशेस। हम घर में देखो कभी कभी मम्मी दाल चावल रोटी बनाते हैं, 2 से 3 डिशेस रहते, तो वो ही सही है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेड हियर कि वही सही है देन मैनी डिशेस। होटल में जाके 10-15 ऑर्डर करना है खाना, इट इज़ नॉट गुड। जैसे कि टेकिंग पाइपिंग हॉट टी, मिल्क or steaming hot food, eating fruits after meal, mixing up too many varieties of food items at one meal creates unavoidable problems for the digestive system। यानी हम क्या करते हैं यूजुअली पाइपिंग हॉट टी, कभी भी जैसे गर्म चाय वगैरह पीना है, गरम गरम फूड खाना है, खाने के बाद फल खाए जाते हैं या फिर सब कॉकटेल करके खाना खाया जाता है, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सो अ होल foods lifestyle is simply a balanced way of eating that promotes a healthy life। इसलिए अगर तुम्हारे खाने का जो डाइट का तुम्हारा प्लानिंग है या तुम्हारी फूड की लाइफस्टाइल है, अगर वो बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, हेल्दी। लाइक आपकी लाइफ के तरीके से रहेगी, हेल्दी रहेगी, आपकी हेल्थ फिट रहेगी। सो हियर इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या सेंट्रल आइडिया हमको क्या दिए गए, देखो that the passage gives importance of right food in our time, our life। हमारी ज़िंदगी में सही खाने की अहमियत क्या है वो बताई गई है। यस तो हमको ये हिस्ट्री क्या है, हम सेंट्रल आइडिया लिख। फिर उसके बाद पैराग्राफ में आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो एक अनसीन पैराग्राफ क्या है कि यहाँ पर बताया कि फॉर्म फिलिंग के बारे में। रीड इट एंड सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करो। फॉर्म फिलिंग इज़ अ स्किल। फॉर्म भरना ये क्या है, एक हुनर है। इट इज़ अ फंक्शनल स्किल एंड अ लाइफ स्किल। फंक्शनल यानी क्या, सिर्फ हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीखने के लिए सीखना है, हमको आना चाहिए, पढ़े लिख के तुमको आना चाहिए। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट बट लाइफ स्किल, क्योंकि आगे आपको ज़िंदगी में काम आता है। टुडे अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन थ्रू फॉर्म्स। आपको पता है आजकल बहुत बड़ी तादाद पर ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम अ टीडियस टास्क टू एन इंटरेस्टिंग टास्क, द ऑनलाइन टूल्स हैव मेड फॉर्म फिलिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस। यानी पहले वो बोरिंग लगता था फॉर्म, अरे गंदा हुआ इरेज करो, वाइटनर लगाओ, फाड़ दो, दूसरा लो, ये बहुत टीडियस यानी क्या, बहुत बोरिंग ऐसा काम था। लेकिन आज वो इंटरेस्टिंग बनाए, कैसे, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन टूल्स। ऑनलाइन टूल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, वो क्लिक करते जाओ और फटाफट भरते जाओ, ये सब रेडी रहता है। We will see how offline and online forms are filled and what steps are followed and what care is taken while filling the forms। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आगे वो देखेंगे, बताने वाले आपको कि कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और कौन से स्टेप्स आपको उसमें उठाने, कौन सी केयर लेनी है, ये बताया जाता है। ओके सो यहाँ पर आपको अभी लास्ट इसके ऊपर का सवाल मेन क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया सी गिवन हियर, द पैसेज इन्फॉर्म्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म फिलिंग। फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, ये कैसे भरा जाता है, ये आपको दिया गया है। सो हियर यू कैन राइट द पैसेज इन्फॉर्म्स अबाउट इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स इफ़ यू विश, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। अभी और एक पैराग्राफ देखो, हमको जितने से में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एटलीस्ट राइटिंग नहीं पर रीडिंग तो करो, सुनो तो सही, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक लास्ट पैराग्राफ क्या है, देखो, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। मोटिवेशन यानी क्या, किसी को हौसला देना, उसको एनकरेज करना। तो ये एनकरेज करना, मोटिवेशन, ये कौन सी स्टेप है, ये कौन सा प्रोसेस है जो आपको इनिशिएट करता है, यानी आपके गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को, नहीं मुझे कुछ करना है, मकसद रखना है लाइफ में, तो वो आपके दिल में डालता है। आपको कोई मोटिवेट करता है तो आपके दिल में वो आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि यस मुझे कुछ करना है। फिर आपको गाइड करता है वो, और फिर आपको क्या करता है, मेंटेन करता है कि यस मुझे किसी भी सूरत में क्या करना है, मेरा टारगेट गोल हासिल करना है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स इट, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, मोटिवेशन में क्या क्या होता है, बायोलॉजिकल,
इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट योर बिहेवियर। यानी मोटिवेशन जब आपको मिलता है तो सब आप इमोशनल लेवल पे सोचते नहीं हैं, आप बायोलॉजिकली से रेडी होते हैं, सोशल लेवल पर आपको सोचते हैं, कॉग्निटिव आपका ब्रेन उसके हिसाब से क्या करता है, वर्कआउट करता है। तो उस तरीके से आपका बिहेवियर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एंड इन एवरीडे यूसेज द टर्म मोटिवेशन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू डिस्क्राइब वाई अ पर्सन डज समथिंग। तो ये मोटिवेशन हम नॉर्मली यूज़ करते क्यों, कि मोटिवेशन होता है ना, क्या मोटिवेशन है, यानी तुम क्या करना चाहते हो, ये हमको यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ की सेंट्रल थीम आपको क्या लगती है, मैंने नीचे आपको शॉर्ट में दी हूँ, फिर भी देखो, यू कैन राइट ऑन योर ओन, अदरवाइज हम देख सकते हैं दैट द पैसेज एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ मोटिवेशन इन मोल्डिंग वंस बिहेवियर। यानी मोटिवेशन जो आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं या किसी को इनकरेज करते हैं, तो इसमें आपका जो बिहेवियर उसको कैसे क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यही हमको ये पैराग्राफ बताता है। नेक्स्ट इसी तरीके से अभी मैंने ऑलमोस्ट देखो हमने 3 से 4 पैराग्राफ देखे हैं, इसमें से कोई भी आप लिखो और उसका नोटबुक में उसका जवाब लिख दो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर एक्टिविटी। हैव अ गुड।